ये आसमां का इशारा है, कल का सूरज तुम्हारा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम इसी मोटिवेशन कोट के साथ आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में और डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड के बारे में। डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। सॉलिड की डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे सॉलिड को 3-4 भागों में बांटा गया है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम किसके बारे में, पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अब देखिए, पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस कौन से होते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस वो होते हैं, बहुत ही शानदार है ये। पीजो का मतलब होता है प्रेशर। पीजो का मतलब क्या होता है, प्रेशर। और इलेक्ट्रिक का मतलब आपको पता है, इलेक्ट्रिसिटी। पीजो इलेक्ट्रिक, पीजो प्रेशर, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनके ऊपर आप प्रेशर डालोगे, इनके ऊपर प्रेशर डालोगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी इनमें से। अरे वाह, ऐसा भी होता है क्या। जी बिल्कुल होता है। तो इसका एग्जांपल क्या है। इसका एग्जांपल आपने देखे होंगे, बताइए। जो आपका लाइटर होता है ना, जैसे गैस स्टोव को ऑन करते हैं तो जो लाइटर होता है उसमें क्या होता है, आप प्रेशर डालते हो ऊपर से और उसमें खट की आवाज़ होती है। अब वो आवाज़ इंटरनल मैकेनिज्म की वजह से, प्रेशर डाला आपने और उसके बाद में क्या हुआ, उसमें से एक चिंगारी निकली। हाँ सर, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। तो ये वो सब्सटेंस क्या होते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहलाते हैं। दो सब्सटेंस विच ऑन अप्लाइंग प्रेशर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक स्पार्क या इलेक्ट्रिक सिग्नल। ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं। दो सब्सटेंस which produces electric spark on applying प्रेशर। ये ऐसे होते हैं, इनके ऊपर प्रेशर डालो आप और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। एग्जांपल क्या हो जाएगा आपके पास में, ऐसे सब्सटेंस का नाम क्या है, क्वार्ट्ज है। क्वार्ट्ज भी ऐसा ही है, पीजो इलेक्ट्रिक का एग्जांपल है। ऐसे ही हमारे पास में एक रोसेले साल्ट होता है, रोसेले सॉल्ट, ये भी क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। प्रेशर डालेंगे तो क्या बनाएंगे, ये इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट करेंगे। तो इनके बेसिस पे इनका एप्लीकेशन भी है, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस में यूज़ किया जाता है। यूजेस क्या हैं इसके, बहुत ही नया एडवांस पार्ट है ये, और इसी वजह से ये ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं है ना। इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस में यूज़ किया जाता है ये, इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस में, ठीक है ना। जैसे आप प्रेशर डालो, कोई स्विच है, आप उस पर प्रेशर डालो तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे एक समय के लिए अलार्म बज जाएगी, ठीक है ना। फिर उसको हटाओ तो क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गया, आपने प्रेशर डाला, अलार्म बज गई, और हटाया तो वो कनेक्शन टूट गया, अलार्म रुक गई। तो इसलिए अलार्म के लिए में इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस में, बेसिकली इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस में यूज़ किया जा सकते हैं। इनोवेटिव है, नया है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास में इसके बारे में बात, पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ऐसे ही हमारे पास में होते हैं एंटी पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। एंटी का मतलब क्या हो गया भाई, एंटी का मतलब क्या हो गया, एंटी पीजो का मतलब हो गया, जो देखिए एंटी पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, इसमें क्या है, उसमें जो पीजो इलेक्ट्रिक था, पीजो इलेक्ट्रिक में क्या हो रहा था, पीजो इलेक्ट्रिक में क्या हो रहा था, प्रेशर से क्या बन रहा था आपके पास में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी, राइट। प्रेशर से इलेक्ट्रिक स्पार्क या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी। अब यहाँ पे क्या होगा, एंटी में क्या होगा, यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, ये सब्सटेंस है, आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो ये क्या होता है, इसका डिफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। जैसे इसकी ऐसी शेप थी, जब आपने
अब आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो शायद हो सकता है इसकी शेप कैसी हो जाए, चेंज हो जाए, ये गोला ना रह के ऐसा हो जाए, ठीक है ना, इस तरह से कुछ बन जाए। तो क्या हुआ, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद में तो ये क्या है, इसके ऊपर मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब क्या है, आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या लग रहा है, कुछ ना कुछ उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि उल्टी बात है इससे, कि इलेक्ट्रिसिटी में रखेंगे तो प्रेशर की वजह से उसकी क्या हो जाएगी, शेप डिफॉर्म हो जाएगी, है ना, शेप उसकी चेंज हो जाएगी। इस वजह से ये क्या कहलाते हैं, एंटी पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास में। इसके बाद में हम बात करेंगे फेरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। इसके बारे में फेरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, फेरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। फेरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होते हैं, वो पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस जिनका पैरामैग्नेटिक मोमेंट होता है कुछ ना कुछ, या फिर यूँ कहो कि जो पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस जिनका परमानेंट डाइपोल होते हैं, जिसके अंदर परमानेंट डाइपोल होंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वो परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, है ना। फेरो का मतलब आपने पता था, परमानेंट मैग्नेट होते हैं इलेक्ट्रिक सब्सटेंस में रखने पर, और ये इलेक्ट्रिक हैं, ठीक है ना। फेरो मैग्नेटिक नहीं, फेरो इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ। फेरो मैग्नेटिक में आपने पढ़ा था कल, है ना, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये क्या होते हैं, फेरो मैग्नेटिक होते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं फेरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो फेरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, है ना, पीजो इलेक्ट्रिक होंगे, वो पीजो इलेक्ट्रिक होंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में डालेंगे, नहीं सॉरी, प्रेशर डालेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे वो। तो फेरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस हैविंग परमानेंट डाइपोल, ऐसे क्या होते हैं, परमानेंट डाइपोल रहते हैं उनके। इसका मतलब परमानेंट डाइपोल, ठीक है जी। तो मतलब उनका पीजो इलेक्ट्रिक तो उनका बिहेवियर होगा ही होगा, साथ में वो मैग्नेट भी होंगे, राइट, यही होंगे कौन से, फेरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। इनके एग्जांपल की बात करें तो BaTiO3, ठीक है ना, और ऐसे ही हमारे पास में KH2PO3, H2PO3 नहीं, H2PO4। तो ये हमारे पास में एग्जांपल हो गए किसके, फेरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस के, किसके, फेरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस के, ठीक है ना। ये भी हमारे पास में यूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड हैं ये सारे। तो ये हो गया आपके पास में फेरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। इसके बाद में बात करेंगे एंटी फेरो इलेक्ट्रिक। तो वो क्या होंगे, वो पीजो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सब्सटेंस हैं, पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, और जिनका एंटी फेरो में क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता था क्या, नहीं होता था। तो ये क्या होंगे, पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस हैविंग नो नेट डाइपोल, ठीक है ना। नेट डाइपोल नहीं होगा, मतलब मैग्नेट की तरह नहीं होंगे वो, है ना। इनका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा, पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ऐसे पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस जिनका या मैग्नेटिक मोमेंट या पैरामैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है, वो एंटी फेरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, एंटी फेरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहलाते हैं। इनका एग्जाम्पल में है लेड जिरकोनेट PbZrO3, और जो आपके पास में रोसेले सॉल्ट होता है ना, रोसेल सॉल्ट, ये भी क्या होता है, ये एंटी फेरो इलेक्ट्रिक भी होता है। कैसा होता है ये, एंटी फेरो इलेक्ट्रिक भी होता है, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे लास्ट, और ये है हमारे पास में पायरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, पांचवा। तो 5 टाइप हो गए डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस के, और हमारे पास में है पायरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस।
पायरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस कैसे हैं, ये ऐसे सब्सटेंस है, पायरो का मतलब होता है बेटे, पायरो का मतलब होता है बेटे फायर। तो ऐसे सब्सटेंस है जिनको फायर में डालने पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, ऐसे भी होते हैं जी। आप उन सब्सटेंस को आप इलेक्ट्रिसिटी में डालें तो उसमें से नहीं सॉरी उसको आप फायर में डालें तो उसमें इलेक्ट्रिकल स्पार्क प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना। ऐसे सब्सटेंस होते हैं, रियल में होते हैं, ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया, दो सब्सटेंस which after putting in fire produces इलेक्ट्रिक स्पार्क। आपको पता है ऐसे होते हैं, बताऊं, देखो एग्जांपल, अलार्म में जो आपके पास में जो फायर अलार्म होती हैं, एक्चुअली फायर अलार्म जो होती हैं बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। उसमें क्या होता है, जैसे अलार्म देखी होगी आपने, हाईटेक जो बिल्डिंग्स होती हैं उसमें ऊपर लगा होता है, आप उसके नीचे सिगरेट वगैरह पीते हैं या फिर उसकी धुआं जाती है तो वो एक फायर का काम करती है, फायर की तरह डिटेक्ट कर लेता है वो उसको, है ना। हीटेड फ्यूम्स जा रही है वहाँ पे, या फिर आप सीधा फायर के कांटेक्ट में ले जाएं तो वहाँ पे अलार्म बजने लगता है, क्योंकि जैसे ये सर्किट था और यहाँ पे ये दोनों जुड़े हुए नहीं है, जैसे ही इसमें फायर गई, ठीक है ना, और वहाँ पे वो सब्सटेंस लगा हुआ है, बीच में वो सब्सटेंस लगा हुआ है, अभी वो कंडक्ट नहीं कर रहा है, सर्किट कंप्लीट नहीं है, अब वो सब्सटेंस है उसके ऊपर जैसे ही फायर लगेगी तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। और जैसे ही यहाँ पे तो ये करंट बह ही रहा है, और जैसे ही ये यहाँ से बीच में जो आपके पास में जो गैप था वो फिल हो गया, है ना, अब उससे करंट बहने लगा, तो पूरा करंट बहने लगेगा तो आपके पास में जो वो है अलार्म वो बजने लगेगी, लोगों को पता लग जाएगा फायर लगी हुई है, आग लगी हुई है, भागो निकलो, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक अलार्म जो होते हैं उनके लिए, फायर अलार्म जो होते हैं इलेक्ट्रिक, उनमें काम आता है पायरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। और इसका एग्जांपल जो है, इसका एग्जांपल है टार्टरिक एसिड। ये जो एसिड होता है ये पायरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है, ठीक है जी। हमने आज बात की है सॉलिड की डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने बात की है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, जो यहाँ पे इस चैप्टर की मौत होती है, और आगे हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं जो काफ़ी बार काम आते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास सिंपल क्यूबिक सब्सटेंस है और बीसीसी यूनिट सेल है, और हमारे पास में फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। तो इसमें पूछ लेता है नियरेस्ट नेबर जो होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर ही होता है बच्चे, कोऑर्डिनेशन नंबर ही होता है। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है एससीसी, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, मैं 3D की बात कर रहा हूँ बच्चे, 3D की बात कर रहा हूँ, हमेशा 3D की बात की जाएगी, अगर आपको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया हो तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ठीक है ना। अब देखिए नियरेस्ट नेबर तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, इसमें पूछ लिया जाता कई बार सेकंड नियरेस्ट नेबर कौन होगा, सेकंड नियरेस्ट नेबर कौन होगा, ठीक है ना। वो दूसरे वाला, भाई पहले वाले लेयर में कितने टच कर रहे हैं उससे दूसरे वाले में, तो इसके बाद में आपको डायरेक्ट याद कर ले, इसका होता है 12, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, नियरेस्ट सेकंड नेबर की बात कर रहा हूँ सिंपल क्यूबिक में। ऐसे ही बीसीसी में आपको पहले वाला तो पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, और सेकंड नियरेस्ट नेबर होता है इसका 6, ठीक है ना। और जो सिंपल क्यूबिक एफसीसी है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। पहला वाला कोऑर्डिनेशन नंबर नियरेस्ट नेबर को कोऑर्डिनेशन नंबर ही कहते हैं फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर या कोऑर्डिनेशन नंबर एक ही बात है, लेकिन सेकंड नियरेस्ट नेबर कई बार पूछ लेता है, ये याद रखना आपको, है ना। तो इसका भी 6 होता है। और ऐसे ही हमारे पास में एचसीपी भी थी, उसमें 12 रहता है, ठीक है ना। सेकंड और फर्स्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ठीक है ना। अब इसमें पूछ लिया जाए भाई सबसे नज़दीक फर्स्ट नियरेस्ट एटम की डिस्टेंस क्या है, फर्स्ट नियरेस्ट एटम की डिस्टेंस क्या है, तो
तो सिंपल क्यूबिक में देखिए, सिंपल क्यूबिक में ए होती है ये, है ना। ऐसे ही BCC में क्या होती है, √3a, जो आप निकालते थे a = 2r होता था, यहाँ पे √3a = 2r है, इसमें क्या था √2a = r है। और HCP का हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है, इसका तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाती है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है जी। और सेकंड की बात करें हम, सेकंड नियरेस्ट एटम की डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, डिस्टेंस। तो सेकंड नियरेस्ट नेबर एटम का, सेकंड नियरेस्ट एटम का डिस्टेंस कितना होगा। तो सेकंड का देखिए, सेकंड का याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद हो ही जाएगा, पता भी है आपको, है ना। 4r के बराबर होता है, जो वैल्यू होती है 4r के बराबर वो लिख देंगे यहाँ पे। और सेकंड के लिए आता है इसकी √2a, इसके लिए आता है a, और इसके लिए भी आता है a। तो ये सब बातें आपको इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये याद करनी है आपको, है ना। पूछी भी जाती हैं, कई बार पूछी भी जाती हैं ये वैल्यू, ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये याद रखना है, ठीक है। अब हम कुछ बात करेंगे ISET, BITSET, ठीक है ना, आइजर, उसके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं उनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट अलग बातें भी हैं जो पूछी जाती हैं। चलिए उनको डिस्कस करते हैं। बात करते हैं ब्रैग इक्वेशन के बारे में। ब्रैग इक्वेशन, ब्रैग इक्वेशन बताती है क्रिस्टल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। आपके पास में सॉलिड है, आपको कैसे पता चला कि कोई भी सॉलिड है वो FCC यूनिट सेल रखता है, FCC BCC यूनिट सेल रखता है, या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल रखता है, राइट। तो उसको पता करने के लिए ब्रैग इक्वेशन यूज़ की जाती है। ब्रैग इक्वेशन, या फिर इसको कहते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्या है, इसमें क्या होता है भाई, जैसे आपके पास में कोई भी क्रिस्टल है, और क्रिस्टल है उसमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है एटम्स का, राइट। उसमें एटम्स का क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो अलग अलग लेयर्स हैं इनको हम रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग, मतलब ये जो सरफेस है एक रिफ्लेक्शन सरफेस की तरह काम करेगा, और इसके ऊपर एक्सरे का क्या किया जाता है, एक्सरे इसकी बीम डाली जाती है इसके ऊपर, ठीक है ना, एक्सरे की बीम डाली जाती है, और ये जो कहलाता है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस। ये आपने देखा भी होगा 10th क्लास में, जैसे रे डालते हैं, ये क्या है अपने हमारे पास में एक्सरे, ये है भाई एक्सरे, ठीक है ना। ये इस पर टकराई और ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, दिस इज कॉल्ड, ये भी थीटा होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। ऐसे ही मैं कुछ रेज क्या होंगी, अब इनकी एक्सरे की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो कुछ रेज क्या होंगी आपके पास में सेकंड सरफेस पे जाके टकराएंगी, राइट। क्या करेंगी, ये रेज ही आ रही हैं, यहाँ से सपोज ये सारी रेज आ रही हैं, तीनों रेज हैं, ठीक है ना, एक ही सरफेस से निकल रही हैं। अब ये टकराई और ये रिफ्लेक्ट हो गई दूसरे सरफेस से, ये तीसरे सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है ना, वही एंगल है, एंगल सेम ही रहेगा, राइट। ये एंगल आपके पास में सेम है। और जो ये एक ग्रेट है, एक ग्रेटिंग है और दूसरी ग्रेटिंग है, उसके बीच की डिस्टेंस है वो कहलाती है डी। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स, बिटवीन टू लेयर्स, दो लेयर के बीच की डिस्टेंस है। थीटा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना जी। इस तरह का अरेंजमेंट बन रहा है। तो देखिए इसको अब हम इस जो रे है, रे को हम यहाँ पे पार्टिकल की फॉर्म में मान रहे हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। लेकिन जो रेज होती हैं उनका दोनों ही नेचर होता है, ड्यूल नेचर होता है, वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती हैं और वेव की तरह बिहेव करते हैं। तो अब हम इसको वेव की टर्म में रूप में मान के चलेंगे, ठीक है जी। तो मैं एक और दूसरा ग्राफ वो बनाता हूँ डायग्राम, उसकी हेल्प से आप समझ पाएंगे कि भाई यही है आपके पास में डिफरेंशियल ग्रेटिंग है, ठीक है ना। अब मैं लाइट को किसकी फॉर्म में मान के चल रहा हूँ, वेव की फॉर्म में मान के चल रहा हूँ, राइट। तो मैं पहले देखिए ये यहाँ पे लाइट गिरी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, मैं दिखाऊंगा नहीं यहाँ पे अभी, ठीक है ना, क्योंकि डायग्राम हमें अच्छा बनाना है। ऐसे ही ये दूसरी रे हो गई, ये भी रिफ्लेक्ट कर गई दूसरे सरफेस से, राइट। सपोज इस पॉइंट को मैंने ओ कह दिया, ये सारी एक्स रेज हैं। अब एक्स रेज हैं, रेज हैं, तो इसका मतलब क्या होगा इनका, बोलिए, इनका क्या होगा, वेव नेचर होगा। सपोज ये वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, ऐसे आई है यहाँ पे वेव की फॉर्म में, ठीक है। ऐसे ही मैंने मान लिया ये सेम डिस्टेंस पे ये पॉइंट है इसका,
भाई इस लाइन का इस लाइन के साथ में सेम डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, ठीक है जी। ऐसे ही इस लाइन का यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस, इस रे की यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये दोनों बराबर हैं, तो मैं यहाँ बराबर डिस्टेंस से ऐसे मान लेता हूँ भाई ये भी ऐसे ही ट्रैवल कर रही है। अब आपने देखने से लग रहा होगा कि ये रे और दूसरी वाली रे दोनों क्या हैं, सेम हैं, दोनों क्या हैं, सेम हैं, ठीक है ना। देखिए माना दी सेम रेज है, क्योंकि देखिए ये भी यहाँ पे इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ से आ रही है और ये भी इस पॉइंट पे क्या आ रही है, ऊपर की तरफ से आ रही है, राइट। अब ये यहाँ से जो निकलती है उसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ऐसे निकलती है, ये ऐसे निकल रही है सपोज, और यहाँ पे हमारे पास में है फोटोग्राफिक प्लेट। क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है, जिस पे ये जो लाइट है उनका जो भी पैटर्न बनेगा उसको स्टडी करने के लिए जो प्लेट लगाई है उसको कहते हैं फोटोग्राफिक प्लेट, राइट। तो यहाँ से ये भी ऐसे निकल रही है सपोज, ये रे भी, ठीक है ना, ऐसे ही सेम मान के चलिए, ये सेम है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो ये वाला स्पेस रहा, इस वाले स्पेस में भी रे ट्रेवल करेगी। सपोज ये ट्रेवल की ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से ट्रेवल की है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और साफ बना देता हूँ, ये इस तरह से ट्रेवल की, ठीक है ना। ये अपर और जो क्रस्ट होती है और नीचे वाला जो पार्ट होता है, ये वाली जो डिस्टेंस होती है ये कहलाती है एम्पलीट्यूड। ये सब में सेम है, ऊपर नीचे बन गई हो तो इसको थोड़ा नज़रअंदाज कीजिएगा, ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस होती है एक साइकिल कंप्लीट करने को, ये इधर से इधर एक साइकिल कंप्लीट हो गया, एक तो ये नीचे वाला और एक ऊपर वाला, तो ये क्या कहलाता है आपका, ये क्या कहलाता है, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, राइट। अब इन दोनों पॉइंट को देखिए, मैं अलग अलग नाम दे देता हूँ। इसको ओ नाम दे दिया, सपोज इस पॉइंट को दे दिया मैंने ओ नाम, इसको एल एम और इस पॉइंट को दे दिया एन, राइट। अब यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, क्यों डाला ये बताता हूँ क्यों डाला, ठीक है। इस पार्ट को लिख लिया होगा आपने, मैं मिटा देता हूँ इसको। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होता है। तो देखिए यहाँ से जो डिस्टेंस है L से M तक की डिस्टेंस है, उसमें कितनी वेव कंप्लीट हुई है, L से M तक कितनी वेव कंप्लीट हुई है, या फिर यूँ L से M तक की डिस्टेंस है वो LN प्लस NM की डिस्टेंस के बराबर है, राइट। क्योंकि L वो M तक जाने के लिए पहले LN से गए, फिर N से M तक गए, ये डिस्टेंस है। अब ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, देखिएगा, एक वेवलेंथ और दो वेवलेंथ पूरी हो रही है तो 2 लैम्डा के बराबर है। अब जिसमें यहाँ पे n की ये जो 2 भी आ सकता है, ये वैल्यू 3 भी आ सकता है, ये वैल्यू 4 भी आ सकता है, राइट, है ना, कैन बी 3 4, तो इसको कह सकते हैं n लैम्डा। क्या कह सकते हैं, n लैम्डा। और यहाँ पे जो n की वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है अपने पास में इंटीजर वैल्यू। कैसी होती है, इंटीजर वैल्यू। इंटीजर का मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। जब ये फ्रैक्शन में आ गई तो कहलाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये पैटर्न यहाँ पे बदल जाएगा, ठीक है ना। और यदि ये कंप्लीट फॉर्म में आएगी, इंटीजर फॉर्म में आएगी, ये कहलाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये देखो, इसी तरह से यहाँ पे ये लाइट पड़ रही है और इसी तरह से यहाँ पे ये लाइट पड़ रही है, सेम डिस्टेंस पे इसी तरह से है, तो ये कहलाएंगी इन फेज लाइट। क्या कहलाएंगी, ये लाइट 1, एक्सरे 1 और एक्सरे 2, 1 एंड 2 आर इन फेज, ये फेज में हैं। या फिर कहें इनका फेज डिफरेंस क्या है, फेज डिफरेंस क्या है, इन लाइट का फेज डिफरेंस है 0। जब किसी भी लाइट का फेज डिफरेंस, दो लाइट का फेज डिफरेंस 0 होता है, या फिर रेज किस में होती हैं, फेज में होती हैं, तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का निर्माण करती हैं, ठीक है। क्या बनाती है वो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटीजर वैल्यू आएगी, देखिएगा। अब मैं देखूँ इसकी डिस्टेंस जो है, मैं पाइथागोरस थ्योरम से भी इसकी कैलकुलेट कर सकता हूँ डिस्टेंस। देखिए ये जो मेरे पास में एंगल है थीटा, और थीटा है, और ये वाली जो डिस्टेंस है मुझे पता है, पहले मैंने बताया था, ये वाली डिस्टेंस है d, ठीक है ना। तो L और N की वैल्यू पता करनी है मुझे, और थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। 10th क्लास में पढ़ा है आपने, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है बच्चे, साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट।
तो परपेंडिकुलर की डिस्टेंस थीटा के सामने परपेंडिकुलर NL हो गया, परपेंडिकुलर LN हो गया। और हाइट देखिए हाइपोटेन्यूज क्या हो गया ON, है ना। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है वो है D, ठीक है ना, ये है D। तो ये हमारे पास में आ गया LN इजिकल टू क्या आ गया, LN इजिकल टू D साइन थीटा, राइट, D साइन थीटा, ठीक है ना। ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की बात की, ये वाला ट्राइंगल। अब देखिए इसके सामने जो ट्राइंगल है वो भी क्या है, ये इसका कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, बराबर ही है दोनों ट्राइंगल। तो NL की जो डिस्टेंस होगी, सिमिलरली NL की डिस्टेंस होगी, NM की डिस्टेंस होगी, वो भी D साइन थीटा होगी, D साइन थीटा। तो ठीक है, तो L और N और M की डिस्टेंस है, दोनों का योग क्या होगा, जोड़ क्या होगा, D साइन थीटा प्लस D साइन थीटा, राइट। ये आ गया 2D साइन थीटा, 2D साइन थीटा, ये 2D साइन थीटा आया है। और ये जो NL की डिस्टेंस है आपके पास में, ये आई है N लैम्डा के बराबर में। तो ये भी LM है और ये भी आपके पास में क्या है, LM है। तो इन दोनों को बराबर किया जा सकता है क्या, 1 और 2, जी बिल्कुल किया जा सकता है। चलिए इनको बराबर रखते हैं और देखते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ। अब ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को बराबर रख दिया मैंने, ठीक है ना। तो आपके पास में आया 2D साइन थीटा इजिकल टू N लैम्डा, इजिकल टू N लैम्डा। ये जो है इसी इक्वेशन को क्या कहते हैं हम, ब्रैग इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रैग्स इक्वेशन, ब्रैग इक्वेशन कहलाती है, ठीक है जी, इसको कहते हैं ब्रैग इक्वेशन। अब देखिए इसको ब्रैग इक्वेशन कहा है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। यदि आपको डिस्टेंस मालूम है या लैम्डा मालूम है तो इससे थीटा निकाल सकते हैं। और n की वैल्यू आपका n जो है, n की वैल्यू 2 होती है, तो ये कहलाता है सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है बच्चे, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मिटा ही देते हैं अब। जब n की वैल्यू होती है 2 तो ये कहलाता है सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन, सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन, ये सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है ना। ऐसे ही थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन कहलाएगा, ऐसे ही फोर्थ ऑर्डर रिफ्लेक्शन कहलाएगा, n की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। ये 2D साइन थीटा हो गई, ये ब्रैग इक्वेशन कहलाती है। ये सिंपली अगर ये आपको याद रहती है तो बहुत अच्छी बात है, और आप डेरिवेशन करते हैं तो सोने पे सुहागा। अब ये फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 2D साइन थीटा के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि लैम्डा की वैल्यू जो आपने लाइट डाली है, एक्सरे डाली है, उसकी वैल्यू पता है आपको, ठीक है ना, और n की वैल्यू पता है, ठीक है ना, कितने ऑर्डर का रिफ्लेक्शन हो रहा है, कौन सी कितनी वेवलेंथ ट्रैवल की है उसने, ठीक है ना, n साइन थीटा और d की डिस्टेंस भी पता है। तो देखिए ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया, एक्सपेरिमेंटली जो NaCl के लिए चेक किया गया, तो NaCl के लिए जो 1 अपॉन साइन थीटा 1, थीटा 1 क्या है ये मैं बताता हूँ, इनका रेशियो अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा 2 और रेशियो 1 अपॉन साइन थीटा 3। ये थीटा क्या है, ये अलग अलग फेसिस से लिया गया। किससे, जो NaCl है वो FCC यूनिट सेल बनाता है, हमें पता है, लेकिन पहले पता नहीं था। तो उनकी तीनों अलग अलग फेसिस से, पहले अलग देखो, तीन अलग अलग कौन सी फेसिस, तीन अलग अलग फेसिस कौन सी, देखिए जैसे ये NaCl है तो इसका एक फेस जो बन रहा है नीचे वाला, ये वाला, मैं पूरा डब्बा बना देता हूँ एक बार, यूनिट सेल, ये आपके पास में यूनिट सेल। तो इसकी पहले एक फेस यहाँ से, एक फेस यहाँ से, और एक ऊपर वाली कोई भी ले लो, ये वाली ले लो, ठीक है ना। ये तीन फेस होगी, ये वाली और सामने वाली। इन तीनों फेसिस से एंगल नापे गए। तो एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू आती है ये आती है साइन 5.4 रेशियो 1 अपॉन साइन 8.4 रेशियो 1 अपॉन साइन 5.2। अप्रॉक्सीमेटली इतनी वैल्यू लिखी है मैंने, है ना, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो रेशियो आता है 1 रेशियो 1 अपॉन √2 रेशियो 2 अपॉन √3, इस तरह का रेशियो आता है। और ये जो रेशियो होता है वो NaCl के लिए होता है, और किसके लिए होता है, ये होता है FCC यूनिट सेल के लिए। किसके लिए होता है, FCC यूनिट सेल के लिए। तो इससे ये पता चल गया कि NaCl के अंदर कौन सी यूनिट सेल होती है, FCC यूनिट सेल होती है। कौन सी यूनिट सेल होती है,
एफसीसी यूनिट सेल होती है। इस तरह से ब्रैग इक्वेशन की इंपॉर्टेंस है, ये आपको डायरेक्टली याद रखनी है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, राइट। तो इस तरह से हमने ब्रैग इक्वेशन को कंप्लीट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री ध्यान रखिएगा, वापस मैं बता देता हूँ, ये जो है ये जो हायर एग्ज़ाम है, टफ एग्ज़ाम है, आईसेट, आइजर, है ना, बिट्स, इनके अंदर पूछे जाते हैं। नीट वगैरह के लिए है नहीं, ये स्पेशल लेक्चर है ये अलग, ठीक है। इसमें बात करेंगे हम सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री की। हालांकि आप ऑर्गेनिक में पढ़ते भी हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है भाई? 3 सिमेट्री की बात करेंगे, हालांकि बहुत सारी सिमेट्री होती हैं हमारे पास है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? जैसे हमारे पास में एक क्रिस्टल है, ठीक है ना, ये क्रिस्टल है। अब एक प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? अगर मैं इससे, इस सब्सटेंस से एक इमेजिनरी प्लेन पास करूं, इस सब्सटेंस से मैं एक इमेजिनरी प्लेन पास करूं, है ना, वो समझ लो आप एक तरीके से, एक आपके पास में एक क्या है, एक धारदार हथियार है, आप उससे इसको काटें, कहीं से भी काट सकते हैं। अगर आप उसको काटने और काटने के बाद में जो दो ऑब्जेक्ट बनेंगे, उनकी जो शेप, साइज और दिखने में वो अगर आइडेंटिकल हैं, दिखने में वो क्या है, एकदम आइडेंटिकल हैं, तो वो क्या कहलाएगी? उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्या है उसके अंदर? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अलग अलग टाइप की प्लेन ऑफ सिमेट्री होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना, सिग्मा प्लेन भी कहते हैं इसको। और इसको देखिए, इसको काटने के बाद में एकदम सेम ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। ऐसे अगर काटूँ तो भी सेम ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, अगर इसको ऐसे काटूँ मैं, देखिए ऐसे काटूँ तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बन के आएंगे मेरे पास में आइडेंटिकल होंगे, राइट। तो ये कहलाता है आपके पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास में होती है एक सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? देखिए, अगर आप उस क्रिस्टल के अंदर, जैसे उस क्रिस्टल से, जैसे यहाँ पे यूँ कह दूँ मैं, यहाँ पे एक सेंटर है। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? अगर इस पॉइंट से मैं अगर सेम डिस्टेंस पे जाऊँ, अपोजिट इस डायरेक्शन में जाऊँ, इस डायरेक्शन में जाऊँ, इस डायरेक्शन में मुझे यहाँ पे इतनी दूरी पे ये पॉइंट मिला, इस डायरेक्शन में जाऊँ तो इतनी दूरी पे एक और पॉइंट मिल गया। तो आप एक पॉइंट, एक इमेजिनरी पॉइंट है किसी भी क्रिस्टल के अंदर, है ना, उस पॉइंट से आप अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर आपको सेम पॉइंट्स मिलें, तो वो क्या कहलाएगा? आपके पास में सेंटर ऑफ सिमेट्री है उसके अंदर। क्या कहलाएगी? उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। देखिए, जैसे मैं लिख देता हूँ, बी है, बी एक शब्द है आपके पास में। अब आप इसके अंदर यहाँ से, इस पॉइंट से अगर आप इधर की तरफ जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता, इधर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे ये पॉइंट मिलता है, इधर की तरफ जाते हैं पॉइंट मिल रहा है, इधर की तरफ जाते हैं तो पॉइंट नहीं मिल रहा है। इसके मतलब ये हो गया आपके बी जो लेटर है, इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ प्लेन ऑफ सिमेट्री ए लेटर के अंदर, तो ए लेटर में यहाँ से अगर मैं प्लेन पास कर दूँ, देखिए बराबर आइडेंटिकल पीस में कन्वर्ट हो गया है। एक तो ऐसे बन गया हमारे पास में, और एक बन गया ऐसे, ये दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं, ठीक है ना, इनकी क्या है? आइडेंटिकल हैं। तो ए के अंदर क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सिग्मा प्लेन प्रेजेंट है इसके अंदर, सिग्मा प्लेन क्या है? प्रेजेंट है। और ये बी जो लेटर है, इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको कहते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, या फिर सी आई लिख देते हैं इसके अंदर। सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। अब एक और होती है, एक होती है रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तीसरा होता है, 3 ही बात करनी है आपको, रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? अगर देखिए आप इस ऑब्जेक्ट ए लेटर है, ए लेटर है, ये आपके पास में ऐसे रखा हुआ है। अब ए लेटर है, उसको आप घुमाएं, 360 पे घुमाएंगे तो वो वैसा का वैसा ही दिखेगा। ये ए है, आप जैसे ये आपके पास में ए है, सपोज ये ए इधर, ये इसके ऊपर ये लगा हुआ है, ये देखिए इधर ये लगा हुआ। अगर मैं इसको 360 घुमा दूँ, ये 180 हो गया, ये वापस 360 घुमा दिया मैंने। 360 घुमाने के बाद में इसकी शेप और साइज़ को आप इसमें कोई बदलाव हुआ क्या, आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये चेंज हुआ है कुछ। अभी यदि ये ऐसे है और आप आंख बंद कर लीजिए, और मैं आंख बंद करके ऐसे में इसको घुमा दूं एक बार, और आप वापस आंख खोलें, तो आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि मैंने घुमाया है नहीं घुमाया है, राइट।
तो ये 360 एंगल पे घुमाया है, तो 360 एंगल पे घुमाने पर हर ऑब्जेक्ट के अंदर ही क्या होती है, रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से 180 पे घुमा दूँ तो देखिए अब आपको पता लग जाएगा, आँख खोल के बता देंगे आप, इसको पता लग जाएगा कि ये पहले तो ये नॉब थी ये इधर की तरफ थी, ठीक है ना। अब 180 घुमाता हूँ, देखिए मैं 180 घुमाता हूँ इसको, ये 180 घुमाया मैंने, अब ये नॉब इधर की तरफ आ गई। अब ये पहले वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट दोनों डिफरेंट है, राइट। तो आप इसमें कहेंगे, आप इसमें 180 एंगल पे जो है रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है ना। तो जो भी जितने पे भी घुमाते हैं, देखिए इसको सी एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको सी एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और देखिए अब इसको मैं 180 पे घुमाता हूँ, ए लेटर को 180 पे घुमाएंगे तो ये वापस ऐसा ही दिखाई देगा, राइट। तो इसमें सी एन है और एन की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है 360 डिवाइडेड बाय कितने पे रोटेशन किया है। जैसे मैंने इसको 180 पे रोटेशन किया है तो 180 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 2। तो इसके अंदर कहेंगे C2 प्रेजेंट है, क्या है इसके अंदर, C2 प्रेजेंट है ना। रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री 180 एंगल से घुमाने पर इसके अंदर प्रेजेंट है, वैसा का वैसा ये एलिमेंट हमारे पास में आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास में C2 प्रेजेंट है। जैसे हम बात करें O के अंदर, अब O के अंदर आप कैसे घुमा लें इसको, है ना, कितना ही घुमा लें, इसको ऐसे घुमाएंगे तो इसमें 180 पे घुमाने पे आ जाएगा, 360 पे भी आ जाएगा। लेकिन आप इसको ऐसे घुमाएं, ऐसे घुमाते रहें तो इस एक्सिस के अलोंग इसमें इनफाइनाइट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, राइट। कैसे, जैसे O है, ये लेटर है, सपोज ये है, ये आपके पास में ये है, हमारे पास ये लिया हुआ है मैंने, ठीक है ना। इसके प्रिंटिंग को आप मत देखिएगा, ये है, मैं इसको ऐसे घुमाता रहता हूँ, क्या आप इसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं, क्या इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, राइट। तो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। इस वाले पार्ट को छोड़ दूं मैं, अगर मैं इसको ऐसे घुमाता रहूँ तो आप पता ही नहीं पाएंगे कि इसमें चेंज हुआ है कुछ। तो ऐसे में क्या कहलाएगा, ये सी इनफाइनाइट कहलाएगा, ठीक है ना, ये कहलाएगा सी इनफाइनाइट। ये 3 तरह की एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। एक सिंपल जो क्यूब होता है, परफेक्ट जो क्यूब होता है उसके अंदर 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये मैंने लिखा है 1 2 3, ये क्या कहलाते हैं, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, ELEMENT, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, ये कहलाते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ऐसे ही क्यूब के अंदर कितने होते हैं, 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होते हैं टोटल, ठीक है जी। आज हमने सीखा कि भाई ब्रैग्स इक्वेशन क्या है, ठीक है ना, पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होते हैं, और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री 3 टाइप की एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती हैं, ठीक है, उनको कैसे देखते हैं, ये सब चीज़ें सीखी आपने, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद, बाय बाय।